नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता ला सकें और इसी क्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वो विषय है पर्यावरण सुरक्षा। अब यहाँ थोड़ा सा रुक कर ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम 2022 में आ गए हैं और अभी भी पर्यावरण पर हम इतना बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो उस तरीके से नहीं मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण की समस्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमें यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि वाकई क्या अब ये हाई टाइम है जिसमें हमें पर्यावरण की सुरक्षा विषय पर बातचीत करनी चाहिए। तो जब बातचीत की बात हो रही है तो विशेषज्ञ की भी बात होगी और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं एक बेहद ही ख़ास मेहमान। तो आज हमारे साथ पर्यावरण सुरक्षा विषय पर बातचीत करेंगे नरेंद्र प्रसाद राय जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एन कॉलेज पटना से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अभी भी जो मैंने कहा कि पर्यावरण को लेकर के बहुत चर्चा है, काफ़ी सालों से ये चर्चा चली आ रही है, लेकिन अभी भी जब हम बात करते हैं पर्यावरण की तो प्रदूषण हमें उतना ही नज़र आता है। तो आखिर वैश्विक स्तर पर ये जो चर्चा चल रही है या भारत में भी जब ये चर्चा चल रही है तो ये चर्चा किस तरफ जा रही है और कितनी गंभीर है ये विषय जिस पर बातचीत करना अब बहुत ज़रूरी है। प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आज शुभ बेला है, कल ही हमारा अर्थ डे हम लोग मनाएंगे और जैसा कि आपने कहा कि वैश्विक समस्या है, बिल्कुल पर्यावरण एक वैश्विक समस्या है और जो समस्याएं आज जो हमारे सामने विकराल रूप ले रखा है, इसका कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है जी। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम अपने हित की बात करते हैं, दूसरे के हित की बात सोचते नहीं। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपने हित छोड़कर लोगों की हित सोचे, समाज की बात सोचे, तो कहीं ना कहीं हम इस विभीषिका से निजात पा सकते हैं। और हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, प्रकृति ने हमें मुफ्त में सारे कुछ दे रखे हैं, फिर भी उस जो हमारे आसपास के जो संसाधन हैं उनका मैं नित्य प्रतिदिन दोहन करता हूँ और उसकी समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं हम अलग हो लेते हैं। जब तक हम हमारे संसाधन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उससे हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इन समस्या का निजात नहीं पा सकते। क्योंकि ये प्रकृति निरंतर दे रही है, ठीक है, प्रकृति हमारी माँ है, तो माँ हमेशा हमको देती ही है और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पेड़ पौधों का है। और ये पेड़ पौधा जो हमारा अवयव है पर्यावरण का, वो नित्य निरंतर हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारे, रोटी कपड़ा और मकान, उसके मूल स्रोत है और सबका ये पूरक है। तो हमारी अगर जीवन की पूर्णता है और सारी आवश्यकताओं का पूर्ति अगर होनी है तो इन्हीं पेड़ पौधों से होगी। तो इन पेड़ पौधों की सुरक्षा, संरक्षा, ये हमारी ज़रूरत है। और अगर मैं अंधाधुंध विकास की बात हम कर रहे हैं, तो विकास के क्रम में अगर हम इन जो हमारे संसाधन हैं, मूल रूप से जल, वायु, मिट्टी, ये सारे का अगर सही सदुपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, तो हम समझते हैं कि ये समस्या नहीं रहेगी, नहीं के बराबर रहेगी। क्योंकि हमें रोटी कपड़ा मकान, जैसे मैंने कहा, पर्यावरण में बड़ा एक शब्द आता है सिन को आनंद। तो हमें भोजन भी चाहिए, हमें आवास भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी नीड भी है जी। हम इसे नहीं कह सकते।
हमारे दो के सरकारी नारे हैं, बहुत अच्छा है, स्वागत है। तो हमारी भी अभी अपनी इच्छाएं हैं और उस इच्छाओं को पूर्ति के लिए हमें प्रकृति पर निर्भर रहनी पड़ेगी। तो प्रकृति पर निर्भर रहें इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें, उसका हमें सदुपयोग करना होगा। तो घर से हम ये शुरू करें, सही तरीके से हम घर में जो अपना भोजन पकाने से लेके सोने तक, उसके पहले बाथरूम तक वो जल का मिनिमम कम से कम प्रयोग हो, कम से कम हमारा सब्जी जो हमारे छिलके होते हैं, जो घरेलू अवशिष्ट होते हैं, उसका सही रख रखाव करें, सही ईंधन का प्रयोग करें। हाँ, जल का कम से कम प्रयोग हो और बिजली का पंखों, आज गर्मी आने वाला है और हम एसी और पंखा बिजली निरंतर चलाए जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम जहाँ हैं, एक परिवार जहाँ रहते हैं, वहाँ कम से कम हम पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए हम अपने तमाम संसाधनों का सही और कम से कम उपयोग कर पाएँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि जब संसाधनों के दोहन की बात आती है तो मनुष्य इस मामले में थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है, लेकिन विकास की भी जब बात होती है तो विकास जब उसकी चर्चा होती है तो एक बात आती है कि फिर संसाधनों का दोहन तो होगा, लेकिन ये दोहन किस स्तर तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए? क्या इसके लिए सरकार की भी कुछ कड़ी नीति है इस तरफ, या कौन से और कदम उठाए जाने चाहिए, या व्यक्तिगत स्तर से भी ऐसे कौन से कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए जिससे हम संसाधनों का दोहन तो करें लेकिन इस तरीके से करें कि कम से कम वो प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुँचाए? बिल्कुल सही। हम प्राणी हैं और हमें आवश्यकताएं हैं और इन सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे प्रकृति संसाधनों से है। वही मूलभूत हमारे आधारभूत संरचनाओं के बीच से हमें चुरानी है, करनी है। तो इसकी सुरक्षा भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसका उपयोग। दोनों के बीच में एक समन्वय हो और वो समन्वय इस तरह से हो कि मैं जैसे कुछ भी अगर मैं प्रकृति से लेता हूँ तो उसके बदले मैं प्रकृति को वहाँ पे लगा पाऊँ। जैसे अगर मैं 10 वृक्ष काटता हूँ तो मुझे उसके बदले 2 वृक्ष जरूर लगा देनी चाहिए ताकि उसके अभाव को वो कम कर सके। नदियों का जल मैं दोहन करता हूँ तो नदियों का जल मैं लूँ, लेकिन जल का मैं फिर गंदा ना करूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं पर्यावरण से शुद्ध वायु का अपेक्षा करता हूँ, तो शुद्ध वायु की अपेक्षा करता हूँ, उसके लिए मुझे शुद्ध वातावरण के लिए पौधे ही चाहिए। मुझे ज़रूरत है ईंटे का मकान बनाने तो ईंट चाहिए, कल कारखानों से मुझे कपड़े और आवश्यक वस्तुओं का निर्माण चाहिए। तो मैं जो उससे जो वायु निकालता हूँ, जो उत्सर्जन होता है, तो उसको मैं कम से कम उपयोग करूं और जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं उसको अपनाते हुए उन औद्योगिक उद्योगों का व्यवस्था करें ताकि कम से कम वायु प्रदूषण हो, कम से कम जल प्रदूषण हो, कम से कम ठोस अवशिष्टों का के द्वारा जो हो रहे प्रदूषण वो कम हो। तो जो हमारे वैश्विक रूप से ये चिंता है, तो उसमें विश्वव्यापी जो हमारे संस्थान हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो, UNDP हो, या फिर भारत के हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज डिपार्टमेंट हो, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो, या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, ये सारे नियम बना रखे हैं। सरकार राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी है, लेकिन हमें जागना होगा। मैं वही फिर पुनः कहना चाहूँगा कि अपने को स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। जब तक मैं स्वार्थी बना रहूँगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये वृक्ष की भावना हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ना पड़ेगा।
क्यों, ये मेरी माँ है। तो माँ हमें गोद में लेती है तो माँ को मैं रुलाऊं नहीं, माँ को मैं जिस तरह मुझे वो गोद में बैठाकर खुशी दे रही है, पोषण कर रही है, तो मैं भी उसी तरह माँ का भी पोषण करूं ताकि वो स्वस्थ रहे और हमें स्वस्थ वातावरण दे पाए। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि माँ प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और वो लगातार दे भी रही हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है, जब अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो वैश्विक समस्या अपनी जगह पे है, लेकिन बिहार में प्रदूषण का क्या स्तर है और ये कितना गंभीर है और इसे कितनी जल्दी नोटिस में लाना या उस पर काम करना ज़रूरी है? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न रखा है आपने। बिहार के संदर्भ में वो आज बिहार की धरती हमारे सबसे पवित्र धरती, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बड़ी उन्नत मानी जाती है और जाती रहेगी, क्योंकि हम बिहारी हैं। लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज बिहार पीड़ित है जल प्रदूषण के ख्याल से। उसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 2004 से जब ये नोटिस आया कि बिहार में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जो ये पेयजल समस्या है, और हमारे बिहार के 38 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। और मैं बताऊं आपको कि ये गंगा के किनारे जितने शहर हैं वो बुरी तरह प्रभावित माना जाता है, क्योंकि ये गैंगेटिक प्लेन पे है हमारा। और सबसे पहले सिमरिया, ओझापट्टी, भोजपुर से ये नोटिस किया गया था, वहाँ से जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद क्रमशः वो गंगा के किनारे किनारे मनेर होते हुए वो बलिया तक की यात्रा की गई और भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया गया। फिर पुनः कई एक संस्थानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और सभी ने ये पाया कि यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होने से लोग पीड़ित हैं, बुरी तरह पीड़ित हैं। उसको यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, चमड़े पर अस्पष्ट दिखता था, और इसके दुष्परिणाम देखे गए। सरकार जागी और शुद्ध पेयजल के लिए अभी नल जल योजना जैसे वर्तमान में चल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में शुद्ध जल दिया जाए, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को के जल नमूनों की जांच चली। NABL एग्रीगेटेड लैब को अभी व्यवस्था की गई। वो सारे अपने जो मानक हैं उसके तहत उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, जांच की। और मैं आर्सेनिक जैसे कहा जाता है कि स्लो बट श्योर, एक ऐसा है कि धीरे धीरे असर करता है, लेकिन निश्चित रूप से ये मौत की ओर ले जाता है। तो ये हमारे लिए अभिशाप बनकर आया है, और ये अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है। सतही जल में ये पाया जाता है आर्सेनिक, और जिसके कारण हमारे पास बहुत सारी बीमारियां दृष्टिगोचर हुई हैं। सरकार इस पे काफ़ी जागरूक है, और बहुत सारी योजनाओं के तहत सरकार शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जा रही है घर घर, और इससे हम समझते हैं कि निकट भविष्य में हम इससे निजात पा लेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार के स्तर पर चल रही हैं, जिसमें जल जीवन हरियाली भी है, उसके साथ अगर हम नमामि गंगे की बात करें तो वो भी है, नल जल योजना भी है। अगर हम हवा की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, और जब ज़िंदगी की बात होती है और जीवन की बात होती है तो हवा की बहुत ज़रूरत है। AQI की क्या पोजीशन है सर अभी बिहार में, और AQI बेसिकली कितना होना चाहिए, और ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि जब अगर हवा ही नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और जब सांस नहीं ले पाएंगे तो वातावरण की सुरक्षा की बात भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ज़िंदगी को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और इसे कैसे मापा जाता है, और अभी मौजूदा स्थिति में बिहार या पटना की क्या स्थिति है। में एक और भी ज्वलंत समस्या हमारे सामने है, वो वायु प्रदूषण का है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे सांसें रुक सी गई थी, थम सी गई थी, और हम सिलेंडर के ऑक्सीजन के लिए अपने पूरी गाढ़ी कमाई देने को तैयार थे, क्योंकि
हमारे पास ऑक्सीजन का अभाव हो गया था। तो आज हमारी बदतर स्थिति बिहार की है एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में। कुछ ऐसे ज़िले जिसको मैं कह सकता हूँ कि आप गया, पटना, ये ज़िले हमारे इंडेक्स में बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि ये पीएम पार्टिकुलेट्स मैटर के रूप में हम इसे देखते हैं। इसमें धूलकण आते हैं, इसमें पौधों का जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं, परागकण जिसे कहते हैं वो आते हैं, फिर बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जीवाणु जिसको कहते हैं हम लोग, विषाणु जिसे कहते हैं, ये सारे हमारे हवा में घुले रहते हैं। तो जिसके कारण इसके बाद फिर हमारे कुछ ऐसे गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारे भी हमारे एयर के प्रदूषण के कारक हैं। और इन सारे कारकों के कारण हमारा जो वायु प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे सांसें, हमारे अस्थमा से हम पीड़ित हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, जो हमारे सांस की जो नलियां हैं, उसमें हमारी समस्याएं आ रही हैं। आंखें जल रही हैं धूलकण से। धुआं जो हमारे अनबर्न्ड कार्बन्स जो हमारे फॉरेस्ट्रॉक्स टू स्ट्रॉक से जो इमिट हो रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रहा है, उससे हमारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये सारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो बात हम करते हैं वो साइज़ पे है 2.5 और 10, दो साइज़ में हम लोग इसको देखते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है। और उस स्टैंडर्ड का मापने के लिए हमारे पास सैम्पलर्स हैं। उस सैम्पलर्स के द्वारा हम प्रत्येक डे का, प्रत्येक 4 आवर पर हम इसका कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये हमारे बहुत सारे ये पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगाई गई मशीनें हैं, वो भी इसमें काफ़ी हमारा डेली देता है। वो हमारे सुबह से शाम तक का क्या स्टेटस है और अपलोड किया जाता है, देख सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम जो नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हमारे जो वैज्ञानिक तरीके हैं कि जो कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, या फिर हमारा जो धूलकण आ रहा है, हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स बैक्टीरिया जो सीजनल हैं, वो सारे के लिए एक तो पहला है कि जो भी लॉरी ट्रांसपोर्टेशंस हो रहे हैं, उस ट्रांसपोर्ट्स का जो भी बालू है, ईंटा है, उसको ढक कर ले जा रहे हैं, ले जाना चाहिए। जल का छिड़काव होना चाहिए ताकि मिनिमम डस्ट हो। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसका स्टैक जो है वो उत्सर्जन के लिए जो चिमनी है उसको ऊंचा किया जा रहा है और करना भी पड़ेगा, ताकि हमें विकास के साथ साथ हमारे जीवन भी चाहिए। तो वो सारे व्यवस्थाएं हमारी सरकार बहुत संजीदगी से साथ कर रही है। और जब वो इस तरह के व्यवस्था चलेंगे, वृक्षारोपण मास स्केल पर चलेगा, सड़कों का निर्माण अबाध रूप से हो रहा है, तो सड़कों का जब निर्माण हो रहा है तो धूलकण वहाँ भी उड़ रहे हैं, तो उसे भी हमें समुचित पानी छिड़काव करके, आप देखते होंगे कर रहा है 4 लेन जहाँ भी बन रहे हैं, या फिर गंगा के किनारे हमारे अभी सड़कें बन रही हैं। तो मेरा जो इंडेक्स है उसको कम करने के लिए, हमारा रोकथाम के लिए जो दिए गए निर्देश हैं उसको सही से पालन किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि इससे बहुत सुविधा होगी। हम अभी जैसे हमने ये चर्चा की वायु प्रदूषण की और AQI को कैसे मापते हैं और अभी की क्या स्थिति है, इस पर हमने बात की। और जब प्रकृति की बात होती है, जैसा कि आपने कहा कि माँ प्रकृति, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ इस प्रकृति में रहने वाले हर व्यक्ति की, वो मानव हो या जीव जंतु हो या अन्य जीव जंतु भी हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनका प्रकृति के लिए होना या मानव के लिए भी होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में उस तरफ क्या कोशिशें की जा रही हैं जो कि वातावरण की सुरक्षा या जो पर्यावरण की सुरक्षा है उससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। जैव विविधता से संबंधित ये प्रश्न है। आज
हमारे अनेकों जीव संकटाग्रस्त है। इसके लिए रेड डाटा बुक भी बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि केवल हमारे पर्यावरण हमसे नहीं है, पर्यावरण व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अजैविक और जैविक घटकों का मिश्रण है। और पर्यावरण अपने आप में एक मिक्सचर है, मिश्रित रूप है प्रत्येक विषयों का, प्रत्येक जीवों का। तो ये मेरी माँ, ये धरती सबका वासस्थान है और सबका एक पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे पर निर्भरता है। क्योंकि ये पौधे अगर परपोषी है तो मुझे ये दाता है, ये मुझे निरंतर देता है सांस से लेकर मेरे जीवन का मूलभूत अगर कोई दाता है तो वो पौधे हैं। इसके अलावे हमारे वन्य जीवन है, हमारे और प्राणियां हैं, क्योंकि मैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से के बीच में ये मेरा पर्यावरण है। अभी देखिए जब जैव विविधता की बात आई, मतलब बहुत तरह के स्पेसीज हमारे पास है, अनगिनत। कहते हैं ना, शास्त्र कहता है 84 लाख योनियां हैं हमारे पास, और उन तमाम जो जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वो सबका एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। तो जैसे अभी वर्तमान में जब मैं बचपन गुजारा था, अभी आपके घर के वो परिवार तो छोटे से मकान होंगे, तो सुबह सुबह गौरैया की आवाज़ आती थी। आज गौरैया की आवाज़ प्रायः नहीं सुन पाते हैं, कहीं कहीं हम उससे वंचित रह गए हैं। क्यों? कि विकास हुआ है और लोग कहते हैं कि मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी है, तो बहुत बड़े घर के सामने टावर लग गया, तो उसके फ्रीक्वेंसी के कारण वो चहचहाट, वो पक्षियों का वो कलरव, वो हमको अब नहीं दिखता। तो इसके लिए मेरा मानना है कि जो दो विधा है हमारी, एक है एक सीटू और दूसरा इन सीटू। एक सीटू का मतलब है जो मूल मेरा जंगल है, जो मूल मेरा प्रकृति है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, वन्य प्राणियाँ हैं, जल में जैसे डॉल्फिन है उसका अपना, जो भी जिसका अपना प्रकृति वासस्थान है, उसको उसी जगह संभालें, समुचित सुरक्षा संरक्षण करें। और अपने आसपास अगर मैं कंक्रीट का मकान बना रहा हूँ, अट्टालिकाएं बना रहा हूँ, तो आसपास भी उसी तरह ये पौधे, उसी तरह ये जल जीव, उसी तरह ये वन्य प्राणी का भी हम संवर्धन और संरक्षण कर सकें, ताकि हम ये पर्यावरण को और जैव विविधता की जो व्यवस्था है उसको प्रासंगिक रूप दे सके। तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ नरेंद्र प्रसाद राय जी हमें बता रहे थे कि पर्यावरण सुरक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब भी बात पर्यावरण की होती है तो चर्चा इस विषय पर ज़्यादा होती है कि व्यक्तिगत तौर पर आपको और हमें एक साथ एकजुट होकर के इस समस्या को संबोधित करना होगा। जब हम मिलकर इस समस्या को संबोधित करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा ही और ज़रूर निकलेगा। तो हल हम बाद में ढूंढेंगे, लेकिन पहले हम प्रयासरत होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति के बीच में बैठे हैं और ऐसे महकते चहकते हुए हम हमेशा आपसे इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। तो सर को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी विस्तृत जानकारी दी हमारे कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन के विषय में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा।